कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। घर में प्रेत। दादी ने फैसला सुनाया कि हम घर बदलेंगे। कारण था एक प्रेत, एक बदमाश भूत जिसने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया था। भारत में प्रेत आमतौर पर पीपल के पेड़ पर रहते हैं। हमारे यहाँ भी प्रेत ने सबसे पहले एक पुराने पीपल की शाखाओं को ही अपना घर बनाया। ये शाखाएं घर की चार दीवारी को फोड़कर हमारी तरफ बगीचे तक और दूसरी तरफ सड़क तक फैल गई थी। वह प्रेत कई साल तक वहाँ बहुत मज़े में रहा। उसने घर में किसी को परेशान नहीं किया। मुझे लगता है कि सड़क पर यातायात ने उसे पूरी तरह व्यस्त रखा। कभी कभी जब कोई तांगा वहाँ से गुजरता था तो वह उसके घोड़े को डरा देता था। बेचारी घोड़ा गाड़ी बहकर सड़क से नीचे उतर जाती थी। वह अक्सर किसी कार या बस के इंजन में घुस जाता था, जो थोड़ा आगे जाते ही बंद हो जाती थी। उसे साहबों के सिर पर लगी 16 टोपी उछाल फेंकने का बड़ा शौक था। वे कुड़कुड़ करते हुए ताज्जुब करते थे कि हवा ने कितनी तेजी से उनकी टोपी उछाल दी और देखते ही देखते गायब भी हो गई। हालांकि प्रेत खुद की उपस्थिति का एहसास करा देता था और कभी कभी उसकी आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी, लेकिन वह इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देता था। रात के वक्त लोग उस पीपल के नीचे से गुजरने से कतराते थे। कहा जाता था कि अगर आप उस पीपल के नीचे जम्हाई ले लें तो प्रेत आपके गले से नीचे जाकर आपका हाजमा बिगाड़ देगा। दादी का दर्जी जसपाल, जो कभी वक्त पर कपड़े सिलकर नहीं देता था, अपनी दिक्कतों के लिए उस प्रेत को जिम्मेदार ठहराता था। एक बार उसने पीपल के नीचे जम्हाई लेते समय मुंह के सामने अपनी उंगलियां नहीं चटकाई, जो पीपल के नीचे जम्हाई लेते समय लाजमी था, और प्रेत आसानी से उसके भीतर चला गया। तब से जसपाल का पेट हमेशा गड़बड़ ही रहता था। लेकिन इस सब की वजह से हमारा घर तब तक अकेला पड़ गया जब तक कि वह पीपल कट नहीं गया। इसमें दादाजी के अलावा किसी की गलती नहीं थी, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग को वह पेड़ काटने की इजाज़त दी थी। यह पेड़ हमारी ज़मीन पर था। वे लोग सड़क को चौड़ा करना चाहते थे। यह पेड़ और थोड़ी सी दीवार इसमें रुकावट थे, लिहाजा दोनों को हटाना पड़ा। वैसे भी लोक निर्माण विभाग के सामने प्रेत तक की नहीं चलती। बेमुश्किल एक दिन ही गुजरा होगा जब हमें पता चला कि पेड़ से महरूम होकर भूत ने हमारे बंगले में ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया। क्योंकि किसी भी अच्छे प्रेत को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए बुरा होना ही पड़ता है। लिहाजा उसने शीघ्र ही घर में तमाम तरह की बदमाशियां शुरू कर दी। उसने शुरुआत ऐसे की कि दादी जब भी अपना चश्मा उतार कर रख देती थी तो वह उसे छिपा देता था। दादी बड़बड़ाती, मुझे पक्का याद है कि मैंने चश्मा ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। थोड़ी देर बाद चश्मा एक जंगली सुअर के थूंते पर लटका हुआ पाया जाता, जिसका मसाला भरा हुआ भारी सिर हमारे बरामदे की दीवार को शोभा बढ़ा रहा था। मैं घर में अकेला लड़का था, लिहाजा इस शरारत का इल्ज़ाम पहले मुझ पर ही लगा। लेकिन 1-2 दिन में जब वह चश्मा गायब हुआ और तोते के पिंजरे के तारों में लटका पाया, तब यह तय पाया गया कि यह शरारत कोई और कर रहा है। अगले शिकार दादाजी बने। एक सुबह वह बगीचे में गए तो क्या देखते हैं कि उनके कीमती मीठे मटर टूटकर ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। इसके बाद बारी आई केन चाचा की। वह सोने में बड़े फक्कड़ थे। एक बार जो सोए तो फिर कोई उन्हें जगाए, यह उन्हें नागवार गुजरता था। लेकिन जब वह धुंधली आंखों के साथ परेशान हाल नाश्ते की टेबल पर आए तो हमने पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? वह बोले, रात को बिल्कुल नहीं सो पाया। जब भी नींद लगती तो पलंग से बिस्तर फिसल जाता। मुझे 1 दर्जन बार फर्श से बिस्तर वापस उठाने नीचे उतरना पड़ा।
उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर कर देखा। बच्चू, रात को तुम कहाँ सो रहे थे? मैंने कहा, दादाजी के कमरे में। दादाजी बोले, यह सच कह रहा है, मैं भी नींद का कच्चा हूँ। अगर वह नींद में चला होता तो मैं ज़रूर जाग जाता। दादी ने कहा, यह उसी पीपल के पेड़ वाले प्रेत की करामात है। इस घर में आ गया है। पहले मेरा चश्मा, फिर मीठी मटर और अब केन का बिस्तर। अब आगे न जाने क्या होगा। हमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक के बाद एक विपत्तियां आती चली गई। मेज़ों से बर्तन और दीवारों से तस्वीरें नीचे गिरने टपकने लगी। टी पॉट में तोते के पंख मिलते थे। तोता खुद आधी रात को गुस्से में चीं चीं करता था। केन चाचा को उनके बिस्तर पर एक कौवे का घोंसला मिला। जब उन्होंने इसे खिड़की के बाहर फेंका तो 2 कौवों ने उन पर हमला कर दिया। मिन्नी चाची के आने पर हालात और बिगड़ गए। लगता था प्रेत तत्काल मिन्नी चाची को नापसंद करने लगा था। वह जल्दी घबराने वाली और चिड़चिड़ी महिला थी। ऐसे लोग दुष्ट प्रेतों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। न जाने कैसे दादाजी की शेविंग क्रीम चाची के टूथपेस्ट में मिल गई। जब वो बैठक में आई तो उनके मुंह से फेन निकल रहा था। हम डर के मारे जान बचाकर भागे। केन चाचा चिल्लाए कि उन्हें अलर्क रोग, रैबिज हो गया है। 2 दिन बाद मिनी चाची ने शिकायत की कि एक चकोतरा उनकी नाक पर लग गया। यह कोठार के शेल्फ से अपने आप उछलकर कमरे में लहराता हुआ उन्हें लग गया। उनकी नाक पर छोटे घाव और सूजन ने इस मामले की पुष्टि की। मिनी चाची ने कहा कि इससे तो अपर बर्मा में उनके जीवन में ज़्यादा शांति थी। दादी ने ऐलान किया, हमें यह घर छोड़ना होगा। अगर हम और ज़्यादा वक्त इस घर में रहे तो कैन और मिनी दोनों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैंने कहा, मेरी समझ से तो मिनी चाची को यह पहले ही हो चुका है। मिनी चाची ने झल्लाकर कहा, अब कोई ढीठता नहीं। मैंने तपाक से कहा, वैसे भी मैं घर बदलने को तैयार हूँ। मैं अपना होमवर्क तक नहीं कर पाता। स्याही की दवात हमेशा खाली मिलती है। दादी बोली, कल रात सूप में स्याही मिली थी। लिहाजा कुछ दिन और अनेक घटनाओं के बाद हम नए घर में जाने लगे। पहले 2 बैलगाड़ियों में भरकर फर्नीचर और भारी सामान भेज दिया गया। पुरानी कार की छत पर बैगों तथा रसोई के बर्तनों का ऊंचा ढेर लगा दिया गया। हर कोई कार में ठूंस ठूंस गया। दादाजी ने ड्राइविंग सीट संभाली। हम मुश्किल गेट से बाहर निकले ही थे कि एक आवाज़ सुनाई दी। लगा जैसे कोई दबी हंसी हंस रहा है और कार की छत पर खुद से बात कर रहा है। दादाजी ने पूछा, लगेज रैक पर क्या तोता है? दादी ने कहा, नहीं, वह तो एक बैलगाड़ी पर पिंजरे में रखा है। दादाजी ने कार रोकी, बाहर आए और कार की छत पर नज़र डाली। उन्होंने कार में वापस आकर उसे स्टार्ट करते हुए कहा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने तोते को ही बोलते हुए सुना। दादाजी सड़क पर कुछ ही दूर चल पाए थे कि दबी हंसी फिर सुनाई देने लगी। इस हंसी के बाद चीं चीं की आवाज़ आती थी। हम सब ने सुना। प्रेत ही खुद से बात कर रहा था। वह खुश होकर कह रहा था, चलो चलो, नया घर, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्या खूब मज़ा आएगा।